के इस वीडियो में हम लोग वही प्रकाश के बारे में जानने वाले हैं। आखिर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जो कि स्नेल का नियम भी आता है, स्नेल का नियम क्या है, प्रवर्तन के नियम क्या है और प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। शुरुआत करेंगे भाई कहाँ से, प्रकाश से। क्योंकि प्रकाश का जो इंग्लिश वर्ड है वो लाइट होता है, जो कि ये कक्षा 10 और 12 दोनों में मिलता है और साथ में आपको एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। विकिरण का एक मतलब होता है कि एक ऐसी ऊर्जा जिसके जरिए हम दूसरी वस्तु को तो देख सकें लेकिन उसे खुद ही ना देख पाए, उसे हम प्रकाश कहते हैं। इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है, जो हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु स्वयं नहीं दिखाई देता है। अगर आप प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का मतलब जैसे मान लो भाई हम किसी मोबाइल फोन को ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये निकल रहा है ये प्रकाश है। जब ये प्रकाश को जैसे मान लो यहाँ प्रकाश है, अभी ये प्रकाश को आपके सामने कर दे, आप कुछ समय इसमें आप देखेंगे तो इससे जब निगाह हटाएंगे, जैसे मान लो हम इसमें देखे लगातार, अब इससे निगाह हटाकर ऊपर देखें या यहाँ पर देखेंगे तो ये वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी, या तो काला काला दिखाई देगा या तो फिर जो है सफेद सफेद दिखाई देगा। भाई आप लोग सूर्य को देखिए अचानक और उसके बाद नजर हटा के इधर उधर देखो तो नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देता है। क्योंकि हमें रियल में देखा जाए तो प्रकाश दिखाई नहीं देता है, बल्कि उसके जरिए हमें वस्तु दिखाई देती है। देखिए प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आता कैसे है पहले ये समझिए। जैसे मान लो कोई भी हमारा सूर्य है, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। अब यहाँ पर सूर्य की बहुत सारी किरणें जो है निकलती है, यानी कि बहुत सारा प्रकाश इसके अंदर से निकलता है। अब अचानक जो है हम सूर्य को जब देखते हैं तो बाहर की वस्तु दिखाई देती है, तो सूर्य के बहुत सारे प्रकाश होते हैं, वो पृथ्वी तक आने में छोटे छोटे पैकेटों की सहायता से आते हैं, जो कि आपको कक्षा 12 के सिलेबस में मिलेगा कि भाई प्रकाश की किरण जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में जो है पृथ्वी पर गिरती हैं। और जब जो मतलब पैकेट के रूप में आता है, वो पैकेट जहां पर गिरती है वहीं पर प्रकाश छितरा जाता है। तो भाई हजारों पैकेटें आती हैं, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि भाई बहुत छोटे छोटे पैकेट आती हैं, जिसकी वजह से भाई हमें आपको दिखेगा नहीं तो भाई आप जाइए पैकेट को हेरने लगे तो नहीं मिलेगा, हेरने से नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है बरसात में जब पानी गिरता है तो पानी की बूंदें हमें दिखाई तो देती हैं, लेकिन गिरने के बाद हम उनको मतलब बटोर नहीं सकते हैं। सेम वैसे बारिश की बूंदें दिखाई देती हैं गिरते हुए, लेकिन बटोर नहीं सकते हैं। वैसे प्रकाश भी गिरता है, बस क्या है कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, उसको हम बटोर तो वैसे भी नहीं सकते हैं। तो भाई प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में पृथ्वी पर आता है, गिरता है। जैसे प्रकाश आया होगा, इस बोर्ड पर टकराया होगा, इस बोर्ड से टकराने के बाद हमारी आंखों में गया होगा, रेटिना पर गया होगा और वहां पर दिखाया होगा कि हाँ भाई यहाँ पर परिभाषा लिखा है। आप लोग कैमरे की सहायता से देख रहे हैं तो वहां पर भी यही काम करेगा। भाई प्रकाश आया होगा, यहाँ पर गिरा होगा, यहाँ पर गिरने के बाद कैमरे में घुस गया होगा, उसका प्रोसेस अलग होता होगा, बाकी तो भाई सेम ऐसे ही। आप भी कोई वस्तु को देखेंगे तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो भाई पहले प्रकाश की किरण यहाँ पर गिरेगी, फिर वो हमारी आंखों में आएगी तब दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि कोई लाइट हमारी आंखों में गिरकर वस्तु की ओर जाती है, पहले वो वस्तु पर गिरेगी फिर हमारी आंखों के अंदर रेटिना में आएगी, उसे संवेदित करेगी और इशारा करेगी, तब हम इसको देख पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा प्रकाश था। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु स्वयं नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ पर यह बात आती है कि आखिर प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। प्रकाश के स्रोत का मतलब क्या है कि जिसे कहा जाए फल के स्रोत क्या है, तो भाई फल के स्रोत आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, बैर का पेड़ है, सेब का पेड़ है, मतलब ये सब चीजें जो है फल के स्रोत हैं। तो वैसे मतलब प्रकाश का स्रोत का मतलब है कि किन किन चीजों से हमें रोशनी मिल सकती है। तो प्रकाश का स्रोत अगर देखें तो भाई सबसे प्रथम स्रोत और सबसे बढ़िया स्रोत हमारा सूर्य है, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो भाई सब जगह उजाला उजाला हो जाता है। पहला स्रोत क्या हो गया हमारा, सूर्य हो गया। और दूसरा स्रोत की बात करें तो दूसरा स्रोत भाई हमारा चंद्रमा है, क्योंकि आप लोग देखेंगे जब अंजोरिया निकलती है भाई अंधेरिया होता है, जहां रात रहता है अंजोरिया में भी रात के समय में भी कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप मतलब नॉर्मल बाहर निकल के आप घूम टहल सकते हैं और नॉर्मल चीजें दिखाई देती हैं, और भाई अंधकार में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो चंद्रमा से भी हमें रोशनी मिलती है, ये भी हमारा प्रकाश का स्रोत होगा। ये तो हमारा भाई प्राकृतिक है जो भगवान ने दिया है। अगर हम मानव के द्वारा बात करें, कृत्रिम की बात करें तो भाई बल्ब जो है ये मानव मतलब निर्मित स्रोत है, लेकिन ये भी प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि बल्ब से भी हमें लाइट मिलती है। अब ये मत भाई कोई कमेंट करिएगा कि लाइट चली जाए तब कहाँ बल्ब चलेगा, भाई जब बल्ब जलते रहे तब। ठीक, और इसके अलावा देखें तो मोमबत्ती हो गई,
मोमबत्ती जलाते हैं उससे भी रोशनी आती है। मोमबत्ती हो गया, जिस भाई पहले के जमाना में दिया चलता था, लालटेन भी यूज होते थे, ये सब प्रकाश के स्रोत ही हैं। तो प्रकाश के स्रोत का मतलब होता है कि जहां से हमें प्रकाश मिले, ये हमारा प्रकाश था। प्रकाश के बाद आता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश टकराया, टकराने के बाद लौट जाना, ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन, अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले हमको एक मतलब कांच लेना होगा, कांच या शीशा लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग साइंस की भाषा में दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक दर्पण लिए हैं। दर्पण का नाम जो होता है ये M1 और M2 से दिखाना पड़ता है। यम का मतलब मिरर होता है, मिरर का हिंदी जो है दर्पण होता है। दर्पण को हम लोग प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो ये दर्पण है, M1 M2 है। अब यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आएगी तो आने के बाद जब ये दर्पण पर गिरेगी, यानी कि शीशे पर गिरेगी, तो ये टकरा कर जो है लौट जाएगी। अभी आप प्रकाश की किरण लीजिए और दर्पण यानी कि शीशा के सामने जाओ। शीशे के सामने जब आप लाइट को जलाएंगे तो मैक्सिमम लगभग 90% भाग लौट आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम एक शीशा लगा दिए, ये रात का समय मान लो है। अब आप मोबाइल की लाइट जलाकर आप इधर करेंगे ना, तो इधर जाने के बाद पूरे कमरे में वो फैल जाएगा। तो भाई किसी भी चीज का टकरा कर लौट जाना प्रवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर प्रकाश की बात है, तो प्रकाश के प्रवर्तन में प्रकाश आएगा, टकराएगा, टकरा के लौट जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रवर्तन बोलेंगे। बाकी हम लोग जब गेंद को जब फेंकते हैं दीवार पर, जब गेंद को हम फेंकते हैं तो टकरा के लौट जाता है, ये भी हमारा एक प्रकार का प्रवर्तन ही हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी प्रकाश के प्रवर्तन की परिभाषा कैसे देंगे। देखिए, ये किरणें तभी लौटेंगी जब ये चिकना होगा। जरूरी नहीं कि शीशा ही हो भाई, शीशे पे मैक्सिमम 90 से 95%, कभी कभी तो पूरा पूरा मान लो लौट आता है भाई। पूरा पूरा शीशा में डालते हैं, पूरा पूरा लौट आता है। ये बोर्ड है, ये भी आपका एकदम चिकना है, एकदम चिकना है। यहाँ पर भी आप लाइट मारेंगे तो यहाँ पर भाई टकरा के लौट जाए, क्योंकि हम जो लाइटिंग की है भाई ऊपर लगाए। अगर लाइटिंग इसके सामने लगाए होते तो भाई यहाँ पर आपको रॉड दिखती, मतलब भाई बल्ब लगा दिखता आपको। जैसे मान लो हम यहाँ पर जलाते हैं, ये जलाए, अब यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हाँ वो लाइट जली, मतलब वो प्रवर्तन हो गया, टकरा के लौट आया, तो यहाँ पर भी टकराएगा। यानी कि अगर हम बात करें भाई प्रकाश का प्रवर्तन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो प्रकाश का प्रवर्तन पहला नंबर तो पालिशदार, मतलब कहीं पालिश मार देंगे वहां पर भी होगा, कहीं चिकना रहेगा वहां पर भी होगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन चिकने तल पर भी होगा, पालिश वाले पर भी होगा। आपके पास कोई पन्नी हो, आप पन्नी दीवार को चिपका लीजिए, पन्नी पे मारिए, चमकती है। तो प्रकाश का प्रवर्तन बहुत जगह संभव है। तो इसकी नॉर्मल हम जो परिभाषा देंगे, परिभाषा लिखेंगे, जब हम प्रकाश की किरण को किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिराते हैं तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर लौट जाता है। प्रकाश के टकरा कर लौट जाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर लौट जाता है। प्रकाश के टकरा कर लौट जाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये कोई पालिशदार तल है या फिर शीशा है, जो कि शीशे का मतलब चित्र ऐसे ही बनता है। यहाँ पर हम प्रकाश की किरण को ले आएंगे, यहाँ पर टकराएगा और टकराने के बाद ये लौट जाएगा। अब लौट जाएगा तो यहाँ पर एंगल उंगल क्या बनेगा, हम इसको देखते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की कोई भी किरण, हम मान लो टार्च लिए, टार्च को हम ऐसे मारे, मान लो ये टार्च है मारे, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी उस किरण का नाम होगा आपतित किरण। जाने वाली किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। यहाँ से हम टार्च लिए, ऐसे मारे, वो गया, टकरा के लौट गया, तो यहां से जो किरण जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मतलब यहां पर हम बल्ब बनाए हैं, यानी कि प्रकाश हमारा इसी दिशा से आएगा। तो प्रकाश जब हमारा इस दिशा से आएगा तो प्रकाश की आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। अब ये आपतित किरण आई, टकराई, यहां पर पहला नंबर तो ये आई, गिरी, और गिरी का मतलब टकरे। भाई कोई भी चीज गया है, पहले गिरेगा, गिरने के बाद टकरा जाएगा, टकरा के फिर लौटेगा। तो प्रकाश की आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और उसके बाद प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर गिरती है, प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रकाश से आने वाली किरण आपतित किरण, और प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद
प्रकाश की किरण टकराने के बाद लौटती है, जो देखिए प्रकाश की किरण आई, टकराई, लौटी, तो लौटने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। तो यहाँ पर परावर्तित किरण की जो परिभाषा होगी, पहले हम आपतित किरण, तो आपतित किरण की परिभाषा पहले आप नोट कर लो भैया कि प्रकाश की किरण, या फिर कह सकते हैं प्रकाश के आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर उसके बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर गिरती हैं, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर गिरती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश के टकरा कर लौट जाने वाली किरण को, प्रकाश के टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब उसके बाद अब अगला अभिलंब आता है। अभिलंब को हम लोग इसलिए करते हैं ताकि यहां से हमारा एंगल निकले एंगल। इसको हम छेदक रेखा यानी कि कटिंग रेखा से भी दिखा सकते हैं, बाकी आप सीधी रेखा से ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम यहाँ पर जो है कटिंग कर देते हैं, यानी कि ये आपका ठीक, ये एंगल, केवल एंगल नापने के लिए हम इसको करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अभिलंब क्या है, तो सीधा करेंगे भाई, इसकी परिभाषा में लिखेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर पड़े लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर पड़े लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर पड़े लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रकाश, और उसके बाद हो गया भाई ये हमारा प्रकाश का प्रवर्तन हो गया। प्रकाश काफी आसान था। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है परंतु स्वयं नहीं दिखाई देता है। अगर हम प्रकाश के स्रोत की बात करें तो भाई प्रकाश का स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, अनेक तारे हो गए, और कृत्रिम यानी कि हमारे भाई मानव द्वारा निर्मित जो है बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद आया प्रकाश का प्रवर्तन आया। तो प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है भाई, प्रकाश का प्रवर्तन इस तरीके से होता है। प्रकाश मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पालिशदार तल पर गिरती हैं तो टकराकर अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर जो आती है किरण उसको हम लोग आपतित बोलेंगे, जहां पर गिरेगी उसको आपतन बिंदु बोलेंगे, टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे, और आपतन बिंदु पर पड़े लंब को अभिलंब कहते हैं। अब यहां पर देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम आई बोलते हैं। तो इस कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। तो यहां पर बनने वाला जो कोण होगा ये हमारा होगा आपतन कोण। यानी कि हम इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब उसके बाद अगला यहाँ पर एंगल बनेगा यानी कि कोण बनेगा, इसको हम आर से दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? परावर्तन। ये जो कोण है ये परावर्तन है। तो ये हो गया हमारा परावर्तन कोण हो गया। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। अब यहाँ पर इसका एक रूल होता है, इसका रूल होता है जैसे आपको मिलेगा परावर्तन के प्रकार या फिर परावर्तन के नियम भी आता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम मतलब ये किरणें आई, टकराई, टकरा कर लौट गई, आखिर इसका क्या नियम होता है? तो परावर्तन के नियम जो होते हैं भाई ध्यान सुनिएगा। परावर्तन के दो नियम है। क्या है? परावर्तन के दो नियम है, आप लोग लिखना। परावर्तन के दो नियम है। नंबर एक, क्या लिखेंगे? परावर्तन के दो नियम है। नंबर एक, नंबर एक क्या होता है? थोड़ा हम यहीं से इधर से लिख दे रहे हैं। ये हो गया हमारा परावर्तित, इसको हटा देते हैं, आप लोग लिखे होंगे। तो नंबर एक, नंबर एक क्या होता है? लिख दे रहे हैं परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। नंबर एक क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तल के ऊपर एक ही तल के एक ही ओर होते हैं या फिर एक ही तल पर होते हैं। यानी कि यहां पर हम लिखेंगे आपतित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं या फिर हाँ एक ही तल पर होते हैं, मतलब एक ही तल पर तीनों रखा हुआ है। उसके बाद इसमें दूसरा नियम, दो नियम होते हैं परावर्तन के। एग्जाम में कक्षा 10 के एग्जाम में बहुत आता है, कक्षा 12 में भी आप देखेंगे तो 12 में भी है, 12 में भी एग्जाम में पूछता है, आप लोग चेक कर लेना, 10 12 दोनों में है। तो यहां पर देखिए जो दूसरा नंबर आएगा, जो दूसरा नंबर है इसमें क्या रहेगा भैया? आपतन कोण सदैव
परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। अगर आपतन कोण 10 आ रहा है ना तो यकीन मानिए परावर्तन कोण भी 10 ही आएगा। अगर आपतन कोण की डिग्री 60 डिग्री है तो ये 60 अंश का अगर कोण बना तो यहां पर भी 60 अंश का ही कोण बनेगा। यानी कि दूसरे नियम में हम लिख सकते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या रहेंगे, बराबर होते हैं। इसी के नीचे हम लोग लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण जो है सदैव क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। और इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं वाले हैं आखिर दर्पण क्या होता है। दर्पण देखिए उस प्रकाश के परावर्तन के बाद हमारा आएगा दर्पण। तो दर्पण क्या है, आखिर दर्पण के प्रकार क्या है। दर्पण में 2 प्रकार आते हैं, एक होता है आपका समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार क्या है अब इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर तो हमारा यहाँ पर देखिए भाई हमारा एक होता है क्या, दर्पण। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे आखिर दर्पण क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, दर्पण क्या होता है। दर्पण को हम नॉर्मल भाषा में भाई, आम भाषा में जो है शीशा भी बोल सकते हैं। शीशा आप देखे होंगे भाई, शीशे में क्या होता है कि एक तरफ दिखाई देता है और दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता। जो हम लोग शीशा यूज करते हैं भाई बाल झाड़ने में, अदर चीजें दाढ़ी उड़ी बनाने में करते हैं, उस शीशे की बात कर रहे हैं। आप उसमें देखेंगे तो एक तरफ दिखाई देगा और दूसरी तरफ नहीं दिखाई देगा। तो अब इसी हिसाब से परिभाषा को बनाओ ना, रटना तो नहीं भाई, फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, फिजिक्स रटने की चीज नहीं। बाकी हम यहाँ पर लिख देते आपको वाक्य समझा देते भाई, रटने की चीज नहीं है, फिजिक्स को समझना है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण को आप लोग समझिएगा। दर्पण में हम कह सकते हैं दर्पण एक प्रकार का, मतलब दर्पण उसे कहते हैं जिसके एक तरफ जो है चिकना या फिर पॉलिश तल हो और दूसरी तरफ जो है मतलब पेंटिंग किया गया हो, जिसको हम लोग कलाई बोलते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे शीशा, जब देखेंगे तो शीशा एक तरफ से दिखाई देता है और दूसरी तरफ से एक सफेद सफेद पेंट रहता है जिसको लाल ऑक्साइड पेंट बोलते हैं। तो वो हमारा शीशा होता है, यानी कि दर्पण होता है। अब यहाँ पर देखिए दर्पण जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। दर्पण क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे जो है भाई जल्दबाजी में क्या करते हैं, भाई दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण हो गया, दूसरा उत्तल दर्पण हो गया। गलत हो जाएगा। यहाँ पर दर्पण 2 प्रकार का होता है ये सही है, अवतल दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा ये गलत है। तो दर्पण जो है ये 2 प्रकार का होता है। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो पहला जो होता है ना ये समतल दर्पण होता है। पहला क्या होगा, समतल दर्पण होगा, पहला हमारा समतल दर्पण होगा। अब उसके बाद दूसरा जो होगा इसमें दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होगा, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो एक होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। देखिए समतल दर्पण की बात करें भाई, कोई ऐसा दर्पण हो जो एकदम मतलब प्लेन हो, जैसे ये बोर्ड भाई पूरा का पूरा एकदम प्लेन है, तो ये हमारा समतल दर्पण। अब इसमें से मान लो हम इतना सा शीशा काट के निकाल लेते हैं, जब इतना शीशा काट के निकालेंगे तो ये समतल ही रहेगा, यानी कि ये है दर्पण हमारा समतल है। जो कांच होता है, जो मोबाइल का ग्लास है, आप ऐसे कांच से टच करेंगे तो ये हमारा एकदम समतल है, तो ये समतल आकृति का है, तो इसे हम लोग समतल दर्पण बोल सकते हैं। अगला जो आता है हमारा गोलीय दर्पण आता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि ये कोई गोल कांच होता है, गोल आकार का कांच होता है जिससे काट कर एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है, उसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा में भी हम लिख सकते हैं भाई, किसी खोखले गोले का काटा हुआ भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। किसी खोखले गोले का एक काटा हुआ एक छोटा सा भाग गोलीय दर्पण होता है। जैसे मान लो कोई भी गोला हम ले लेते हैं भाई, कोई बड़ा सा गोला लिए, ये कोई बड़ा सा गोला, यहाँ उतना बड़ा बनेगा नहीं, कोई बड़ा सा गोला हो, कांच का हो, अंदर से खोखला हो। अब क्या करें कि हम इतने से इतने को काट लें, अब हटा दो सबको, इतने से इतने को काट लें, ये देखो काट लिया। अब इतना बड़ा हम टुकड़ा काट लिए। अब भाई कोई बड़ा सा हम कांच लेंगे, गोला लेंगे, अब उसमें से इतना छोटा सा काटेंगे, तो भाई भले इतना छोटा सा रहे लेकिन लगेगा तो ऐसे ही। अब ये लग रहा है जैसे लाइन खींच के चलेगी भाई, एकदम सीधी लाइन है, हल्का तिरछी लाइन है, मतलब गोले से ही निकाला गया। और इसको छोटा कर देते हैं, मान लो ज्यादा बड़ा रहेगा, अब छोटा कर दिए, अब इस इतना छोटा कर दिए। अब बताओ ये तो लगेगा ही नहीं कि ये गोल मतलब गोल आकार का था, एकदम छोटा सा। तो यहाँ पर ये गोलीय दर्पण का काटा हुआ भाग है, इसलिए ये आपका गोलीय दर्पण के अंतर्गत आएगा। अब इसी में से हमारा एक अवतल आता है, एक उत्तल आता है। तो ऐसे बनता है आपका, ऐसे मान लो निकला, गोला रहा होगा, चलिए ठीक है गोला ही बनाते हैं। मान लो ये गोला था, अब इसमें से हम इतना काट लिए, ये देखो ये हमारा जो है दर्पण निकल कर आ गया। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया।
तो यहाँ पर समतल दर्पण को नॉर्मल ही आपको देखना है भाई, समतल दर्पण एकदम चिकना होता है। गोली दर्पण, तो गोली दर्पण के प्रकार हमें मिलेगा आप लोग कक्षा 10 के एग्जाम मतलब बुक में देखेंगे तो आपका गोली दर्पण रहेगा। तो गोली दर्पण यहाँ पर आता है। गोली दर्पण की परिभाषाएं भी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो एक बार फिर से बोल दे रहे। अब यहाँ पर सुनिएगा भाई, आखिर गोली दर्पण की परिभाषा क्या होती है, इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर एक तरफ पेंट कर दिया जाए और दूसरा मतलब एक तल को पेंट कर दें और दूसरे तल को प्रवर्तक रहने दें तो उसे जो है गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण के प्रकार की बात करें तो भाई गोली दर्पण के प्रकार भी दो होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, आप लोग लिखिएगा। जो पहला होता है ये अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। और दूसरा जो होता है ये होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा? ये उत्तल दर्पण। तो पहला क्या है? अवतल दर्पण और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। इसको हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर इंग्लिश में बोलते हैं। तो भाई हम लोग हिंदी से मतलब है, इंग्लिश से मतलब है नहीं। अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर अवतल दर्पण सबसे पहले पढ़ेंगे। अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण क्या होता है देखिएगा, इसकी परिभाषा आप लोग लिखना। पहला अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए जो चित्र बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऐसे बनेगा, गोल आकार का थोड़ा रहेगा, ये गोल टाइप का रहेगा और इसके बाहर से जो है कलई की गई। कलई का मतलब होता है कि ये लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया रहता है ताकि आगे से दिखाई दे, पीछे से दिखाई ना दे। तो यहाँ पर इसे हम M1 और इसे हम M2 से दिखाते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ये अवतल का है। उत्तल का सेम ऐसे इसी को उल्टा कर लो, अंदर से ही कलई रहेगी इस तरीके से। ये M1 और ये M2 दिखाया जाता है। तो ये अवतल का चित्र है और ये उत्तल का चित्र है। तो आप लोग पहली हेडिंग डाल लीजिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या लिखना है समझिए। अवतल दर्पण वह दर्पण है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसके, या फिर सीधा कह सकते हैं, इस तरह नहीं, आप नॉर्मल लिखिएगा। अवतल दर्पण वह दर्पण है जो, जिसे नहीं, अवतल दर्पण वह दर्पण है जो बीच में दबा हो, बीच में दबा हो और किनारे पर उठा हो। देखिए ना, बीच में दबा है, किनारे पर उठा है, बीच में दबा हो, किनारे पर उठा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। या फिर अवतल दर्पण वह है जिसका प्रवर्तक तल दबा हो। प्रवर्तक तल मतलब जिस तरफ से दिखाई देता है वो धसा हो, यानी कि दबा हो। अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका प्रवर्तक तल दबा हो, उसे हम अवतल दर्पण, या फिर जिसका प्रवर्तक तल दबा हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, जिसका प्रवर्तक तल उठा हो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। काम खत्म। ठीक, तो ये हमारा था अवतल दर्पण, ये और उसके बाद था उत्तल दर्पण, जो कि आप सभी के भाई समझ में आया होगा। दर्पण क्या है? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण, फिर उसके बाद गोली दर्पण आता है। तो गोली दर्पण क्या भाई? किसी कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग जो है गोली दर्पण कहलाता है, जिसके एक तरफ जो है पेंट, सफेद पेंट की कलई या लाल ऑक्साइड पेंट की कलई होती है, दूसरा तल जो है प्रवर्तक होता है। गोली दर्पण के प्रकार की बात करें तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अगर हम ये बात करें कि आखिर अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसका प्रवर्तक तल बीच में दबा होता है। और उत्तल दर्पण क्या है? तो उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसका प्रवर्तक तल बीच में उठा होता है और किनारों पर दबा होता है। ठीक, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और अब इसके बाद जो है भाई आता है प्रतिबिंब। क्या आता है इसके बाद? प्रतिबिंब आता है। तो आखिर हम जानेंगे आखिर प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं और प्रकारों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में अगर बात करें तो इमेज बोलते हैं। इमेज बोलते हैं ना, ये अपनी इमेज दिखाओ। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब वो होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई आईना खड़ा है, जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, अब हमारी आप फोटो देख रहे हैं, तो जो फोटो देख रहे हैं ना वो प्रतिबिंब है। वो क्या है? प्रतिबिंब है। अब हम कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, ये आपको नहीं पता। जो हम बोल रहे हैं, जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, हम वैसे ही दिख रहे हैं, ये हमारा प्रतिबिंब। आप लोग जो देख रहे हैं भाई वो रियल नहीं देख रहे हैं, वो आप लोग हमारा प्रतिबिंब देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो पता नहीं कब का बनाया, आप कब देख रहे हैं भाई। आज वीडियो बनाया, हो सकता है कि आप आज ही शाम तक देखो या कल देखो। वीडियो अपलोड करने के बाद पता नहीं वीडियो आज हम बनाए, कल अपलोड करें या परसों करें, तो ये रियल नहीं है। तो आप लोग जो देख रहे हैं वो प्रतिबिंब है। मतलब किसी चीज को अगर आप मोबाइल में या किसी टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो वो प्रतिबिंब है, अगर आप किसी की फोटो देखते हैं तो वो भी प्रतिबिंब है। कुल मिला के आपको शीशा अगर मान लो हमारे सामने खड़ा, हम यहाँ बने, हमारा इसमें शकल बन गई, तो वो भी प्रतिबिंब है। रियल थोड़ी ना है भाई। हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, आप गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बचे हैं ना, तो वो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब भी, इसके भी प्रकार होते हैं। जैसे प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है, समझिएगा आप लोग, इसको समझना अच्छे से भाई। प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है, हम पहले लिख देते हैं। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब होगा, और दूसरा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अभी आपको समझाएंगे आखिर वास्तविक और आभासी की पहचान कैसे होती है। वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत लिखना भी जरूरी है।
पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, लिखेंगे नहीं तो फिर बाद में भूल जाएंगे। तो एक होता है रियल होता है और एक इमेजिनेशन होता है, यानी कि एक आभासी होगा, वास्तविक होगा। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको पहला बना दो, उसे दूसरा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, दूसरे को ही जानते हैं। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, आखिर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, अब हमारे सामने कोई शीशा हो, हम उसमें देखकर डांस करें या उसमें देखकर पढ़ाएं या उसमें देखकर कुछ भी बोलें, ये वास्तव में है, तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तव में बनेगा। जैसे मान लो हम अपने सामने भाई कोई शीशा लेते हैं, भाई शीशा तो है नहीं आपके सामने, उदाहरण के लिए ले लेते हैं भाई पावर बैंक है, तो मान लो ये शीशा है। अब ये शीशा है, अब इसमें हम अपनी शक्ल को देख रहे हैं, तो भाई यहाँ मिट्टी लगी है, मिट्टी को हटाएंगे तो ये वास्तव में है। उसके बाद देखिए भाई इधर मान लो मिट्टी लगी है, इधर हटा दिए, लगा तो नहीं है, मान लो लगा हुआ हटा लिए, फिर बाल बनाना हुआ, बाल को ऐसे किए, अब ये रियल में दिखाई दे रहा है, तो भाई सब कुछ रियल में दिखाई दे रहा है। जब रियल में दिखाई दे तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे आईना, जैसे शीशा होता है, शीशे में हम जब शक्ल देखते हैं तो वो रियल में दिखाई देती है, और जब आपका शक्ल या शीशे में जब आप देखते हैं तो वो रियल में दिखाई देती है, तो वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। रियल का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप सभी के समझ में आया होगा। अब बात आती है आखिर आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो वही आभासी प्रतिबिंब के लिए थोड़ा एक कहानी सुनाते हैं, बस छोटी सी 2 मिनट की कहानी है। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो, आभासी प्रतिबिंब के लिए बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए कि आपका घर किसी एरिया में है, उसी मोहल्ले में कहीं पर भी निमंत्रण है। क्या है? निमंत्रण है। भाई निमंत्रण का नाम सुनने के बाद वैसे भी मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि रसगुल्ले वहीं मिलेंगे, घर पे भी मिलते हैं, लेकिन निमंत्रण की बात ही अलग है। तो मान लो निमंत्रण है और आप लोग 5-6 दोस्त हैं। कितने हैं? मान लो 5 दोस्त हो। कितने लोग हो? 5 दोस्त हो। अब 5 दोस्त हो, अब आपको जाना है निमंत्रण। मान लो आप यहाँ पर रहते हैं, इस जगह पर या इस मोहल्ले में आप हैं, और आपको निमंत्रण जाना है, इस एरिया में जाना है। और वहां पर जाने के लिए मान लो यहाँ पर एक चौराहा है, इस चौराहे से यहाँ पर एक रास्ता है। तो एक रास्ता आपके घर से ऐसे घूम कर जाने को है, और दूसरा रास्ता आपको ऐसे घूम कर जाने को है। 2 रास्ते घूम कर जाने को है। यहाँ पर मान लो ये गांव एरिया है, मोहल्ला गांव टाइप का है। तो यहाँ पर आपका घर है, इस एरिया से यहाँ पर निमंत्रण है। भाई ये दिखाई दे रहा है कैमरे में। जैसे मान लो हम यहाँ पर, हमको 1 किलोमीटर आगे जाना हो, तो भाई दिखाई तो नहीं देगा, समझाने के लिए मान लो आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, बीच में पेड़ पौधे हैं, यहाँ से यहाँ पर भी दिखाई नहीं देगा भाई, रोड अलग अलग दूर दूर रहेंगे। तो अब यहाँ से क्या काम करिए भाई, 5 लोग हो। अब 5 लोग एक गाड़ी से तो जा नहीं सकते, कम से कम 2 बाइक तो चाहिए। तो 2 बाइक लीजिए, और 2 बाइक में से भाई 3 लोग या 2 लोग, जैसी इच्छा हो, 3 लोग आप इधर से चले गए और 2 लोग इधर चले गए। मान लो बाई चांस गाड़ी से जल्दी में निकल लिए। अब जैसे मान लो भाई यहाँ पर एक गाड़ी से तो हम लोग सब लोग जा नहीं पाएंगे भाई, 5 लोग मान लो हैं, 5 में से भाई 3-2 करके जाना होगा। तो एक गाड़ी पे 3 लोग बैठते हैं और वो इस साइड में निकल लेते हैं, और एक लोग 2 गाड़ी बैठते हैं, इधर चल लेते हैं। कभी कभी होता है ना कि भाई हम लोग कई दोस्त होते हैं, कोई उधर से गाड़ी स्पीड में भगाया, कोई इधर से स्पीड में भगा के निकल गया, तो निकल गए। अब मान लो बाई चांस ये जो है गाड़ी ले गए और यहीं पर कहीं भाई इनकी गाड़ी पंचर हो गई। क्या हो गई? पंचर हो गई। अब यहाँ से वहां तक भाई पैदल जाने में भी समय लगेगा, या फिर जा नहीं पाएंगे, लेट लपेट तो हो गए। अब ये भी मान लो निकले, मान लो भाई बाई चांस पहुंच ही गए, इनको पहुंचा देते हैं, इनको रोक लो, इनको पहुंचा दो। तो ये रुक गए और ये पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद या फिर किसी कारणवश ये भी आप कहीं रास्ते में ही रुक गए हैं, पहुंचे नहीं है मान लो। अब उसके बाद मान लो ये वाली गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, ये गाड़ी कहाँ पहुंची है? यहाँ पर पहुंची है, और दूसरी गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। लेकिन निमंत्रण तक कभी कोई गाड़ी नहीं पहुंची है। लेकिन ये क्या सोचेगा पता है? जब ये गाड़ी पंचर हो गई तो भाई बहुत गुस्से में रहेगा, और इसके मन में यही होगा कि भाई जो अगली गाड़ी से गए हैं वो लोग तो पहुंच गए होंगे, निमंत्रण खाते होंगे। तो ये केवल आप लोग आभास कर रहे हैं कि खाते होंगे, बाकी इनकी कंडीशन क्या है भाई आप खुद ही देख लीजिए। और इन्हें क्या लगता होगा, यार गाड़ी हमारी बेकार हो गई है, उसकी गाड़ी सही होगी, वो पहुंच गया होगा, वो खाना खाता होगा। मतलब इमेजिनेशन, मतलब केवल हम लोग अनुमान लगाएंगे कि हाँ वो खा रहा होगा, वो सोचेंगे वो खा रहा है, और रियल में क्या है भाई, दोनों नहीं पहुंचे। तो ऐसे मतलब ये होता है आपका आभास करना। मतलब जैसे मान लो आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो भाई आप लोग टेबल पे बैठे होंगे, ये हम आभास कर सकते हैं। और आप लोग जमीन पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, ये भी आभास कर सकते हैं। आप लोग भाई लीड लगा के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, भाई हम आभास कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे लीड लगाकर पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे लाइब्रेरी पढ़ रहे होंगे, ये सब हम लोग आभास कर सकते हैं, रियलिटी नहीं है। मतलब जिसके बारे में हम थिंकिंग करें वो आभास होता है। जैसे हम लोग भाई भविष्य में क्या बनेंगे ये आभास करेंगे, थिंकिंग कर सकते हैं, ये आभासी प्रतिबिंब होता है। जैसे हम किसी की फोटो ले लें, अब उसको हम देखें तो ये क्या है, आभास से करेंगे कि हाँ ऐसे होंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा हो कि भाई हाँ हम ऐसे हैं, बाकी आप लोग जब सामने आएंगे तो भाई कुछ अलग ही रहेगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंट होता है। कैमरे में देखिए और किसी को और रियल में देखिए भाई थोड़ा बहुत का डिफरेंट होता है। तो ये हमारा होता है वास्तविक, और क्या होता है, आभासी होता है। यानी कि जब वो रियल में कोई भी प्रतिबिंब बने, जब कोई प्रतिबिंब वास्तव में बनता हुआ प्रतीत हो या बने, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई प्रतिबिंब केवल बनता हुआ प्रतीत हो
तो उसे हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, जो कि काफी आसान था। आपने देखा भाई प्रतिबिंब क्या कितने होते हैं, और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जो वास्तव में बने। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जो केवल आभास किया जाए, जो रियल में ना बने, उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आपने जाना प्रतिबिंब क्या है। अब यहाँ पर हम जानेंगे भाई अवतल दर्पण का सूत्र जो होता है और उत्तल दर्पण का सूत्र जो होता है। तो अवतल दर्पण का सूत्र और उत्तल दर्पण का, इससे अच्छा कि हम दर्पण का ही सूत्र जान लें। तो जो हमारा दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र, चाहे गोली दर्पण का हो या शॉर्टकट में दर्पण भी कह सकते हो, तो जो दर्पण का जो सूत्र होता है ये होता है 1/u प्लस में 1/v इक्वल का 1/f। जैसे कि आप सभी को पता है भाई, इसमें के न्यूमेरिकल भी आते हैं। और अगर आप लोग भाई कुमार मित्तल नाम की एक बुक आती है, कुमार मित्तल, जिसको नागिन नूतन भी बोलते हैं शायद, तो जो कुमार मित्तल की बुक आती है, अगर आपको उससे सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए तो ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल करा चुके हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर जाएंगे, एक एक न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर बहुत मुश्किल है कि आपको कुमार मित्तल का न्यूमेरिकल मिले, बाकी आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी अभी यहाँ देखिएगा, दर्पण का जो सूत्र होता है 1/u प्लस में 1/v इक्वल का 1/f होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, आखिर u क्या है भाई, u क्या है, u v क्या, f क्या। तो देखिए, तो u जो होता है ना, u हमारा ये वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से दिखाते हैं, वस्तु की दूरी को हम u से दिखाते हैं, और वस्तु की दूरी हो गया u से दिखाते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी v से दिखाते हैं। जब आपको सवाल पढ़ाएंगे तो सब आपके समझ में आएगा कि हाँ ये क्यों हुआ है। और अगला आता है फोकस दूरी का, आता है फोकस दूरी को हम लोग f से दिखाते हैं। देखिए अभी पूरा दर्पण में भाई कुछ पॉइंटें छुटे हुई हैं, जिसको हम आपको एक वीडियो इसके बाद बनाएंगे भाई, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 3 ऐसे बनेगा, तो आपको उसमें हम मतलब जो बचा रहेगा उसमें हम आपको लिख कर आपको पूरा दे देंगे कि हाँ ये चीजें हैं। जैसे अभी दर्पण में हम लोग नॉर्मल पढ़े हैं भाई, दर्पण में ये दर्पण है, मतलब अवतल दर्पण है, तो दर्पण में नॉर्मली तो हम लोग पढ़े हैं। अभी तो हमने केवल क्या पढ़ा भाई, तो ये दर्पण M1 M2 है, ये अवतल दर्पण इतना ही। अभी इसका बीच में होता है ध्रुव होता है, इसको हम लोग P बोलते हैं। ये मुख अक्ष होता है, यहाँ पर फोकस दूरी होती है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, फिर वस्तु अनंत से आती है, टकराती है, टकराने के बाद जाएगी। तो ये सारी चीजें अभी समझना है, तो ये चीजें आपको भाई अगले पार्ट में आपको बता देंगे। ये मत सोचना कि इतना ही है, अभी और भी है, लेकिन हाँ इतना गारंटी के साथ कह रहे हैं कि भाई अगर आप सभी पार्ट को देखते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 100% आपके समझ में आएगा। ठीक, समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, कम से कम लिखाएंगे, समझाने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर को भी कराएंगे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए वस्तु की जो दूरी है u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी क्या है f, इसको हम दिखाते हैं। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हमें सवाल देगा तो सवाल में एक अवतल दर्पण की बात करेगा और दूसरा उत्तल दर्पण की बात करेगा, फिर उसके बाद लेंस भी आता है, लेंस को बाद में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, या तो अवतल आएगा या तो उत्तल दर्पण आएगा। तो अगर अवतल दर्पण की बात आती है, जैसे अवतल दर्पण आए, अवतल दर्पण, अगर बात जब अवतल दर्पण की हो तो u बराबर जो है ये माइनस, जैसे कहा जाए कि कोई वस्तु अवतल दर्पण में, मतलब कोई अवतल दर्पण में कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो u बराबर आपको 20 नहीं बल्कि -20 लेना होगा, माइनस में v भी इसमें माइनस, और इसका जो f होगा फोकस ये भी माइनस होगा। लेकिन जो उत्तल का होता है ऐसा नहीं है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में होगा u जो है हमारा माइनस में होगा, v प्लस में रहेगा, और f जो है ये हमारा प्लस में रहेगा। चलिए इसको नोट करिए, हम पहले एक सवाल देखते हैं और समझते हैं कि आखिर कहां पर माइनस और प्लस इस्तेमाल होता है। और अब जैसे यहाँ पर जो है आपके सामने हमें एक सवाल लिए हुई है, जो कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करना और समझ में भी आएगा। ये दिया है एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी जो है अगर 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, इसको बताइए, मतलब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये अवतल की बात है या उत्तल की बात है, पहले आप ये क्लियर कर लो। तो दिया है एक अवतल दर्पण, बात किसकी किया, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, यानी कि बात किसकी किया है, अवतल दर्पण की, तो वहां पर हमने क्या डाल दिया, अवतल दर्पण के लिए। अब उसके बाद पढ़ते हैं, तो भाई उसके बाद क्या है, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, मतलब जो वस्तु है ये कितने सेंटीमीटर पर रखी है, 15 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, यानी कि 15 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु, मान लो ये शीशा, ये कैमरा है ये। अब इन दोनों का डिस्टेंस, ये आपका शीशा है,
ये कैमरा, तो ये एक वस्तु है। मान लो स्टैंड है, यहाँ पर हम जो टच कर रहे हैं भाई वो स्टैंड है। तो ये जो स्टैंड है ये एक वस्तु है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वस्तु की ये दूरी होगी। ये क्या होगा? वस्तु की दूरी। अब हम बोलें कि कोई स्टैंड है जो बोर्ड से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका मतलब वस्तु की दूरी कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर हो गया। तो वस्तु की दूरी क्या हो गया हमारा? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अच्छा, वस्तु को हम किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। तो अवतल में यू क्या होता है? माइनस होता है, अभी लिखे थे। तो माइनस का मतलब होता है कि माइनस में कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा माइनस में 15 सेंटीमीटर। कितना हो गया? माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या बोला है? दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी, फोकस का मतलब यफ, यहां पर लिख लेना दर्पण की फोकस दूरी, या फिर यफ बराबर माइनस में ये भी होगा। आप लोग देखिए तो तीनों माइनस में था। उसके बाद बोला है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि यही हमें निकालना है। तो अब हम सीधा सूत्र यूज करेंगे, दर्पण का सूत्र, और सूत्र दोनों का एक ही होता है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से फार्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल का 1/f। तो 1/u, u कितना है? u जो है भाई माइनस का 15 है, और प्लस में 1/v, v तो हमें निकालना है, और f कितना है? f है माइनस का 30 है। भाई नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम कैमरे में चेक कर लेते हैं। हाँ, दिखाई दे रहा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल का, ये माइनस हम साइड में कर सकते हैं, 1/30। ये माइनस में है, इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/15। अब इसको यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, तो 1/v इक्वल 30 और 15 का अगर हम लासा ले तो 30 आएगा। 30 से भाग देंगे, 30 का नाम 30 एक बार में, तो 1 का नाम 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस का 15 दूनी 30 दो बार में आएगा, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, जो कि लासा लेकर सॉल्व करिएगा आप लोग। 1/30 हो गया। v का नाम v बराबर 30 सेंटीमीटर हो गया। तो जो v आया, यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी आई वो कितना आया? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, कभी कभी स्थित पूछ लेता है कि दोनों सही है। प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। और आपने देखा भाई प्रकाश क्या है, और प्रकाश क्या था, प्रकाश के स्रोत क्या थे, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हमने देखा। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने क्या देखा भाई? दर्पण देखे, दर्पण के प्रकार देखे, फिर गोलीय दर्पण पढ़े, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने प्रतिबिंब पढ़ा, प्रतिबिंब के 2 प्रकार थे, दोनों प्रकार के बारे में जाने, क्या होता है वास्तविक, क्या होता है आभासी। और उसके बाद हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के भाई प्रतीक को जाने, प्रतीक को जानने के बाद भाई उसके चिन्ह को जाने, जो कि अवतल में तीनों प्लस माइनस होता है, उत्तल में केवल पहला u जो है माइनस होगा, बाकी दोनों प्लस होते हैं। उनके सूत्र को जाने और उन पर आधारित हमने एक सवाल को भी देखा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी को फिर से बता दें, अगर आपको कुमार मित्तल से सभी न्यूमेरिकल और सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप लाइन बाय लाइन सभी न्यूमेरिकल को देख सकते हैं कक्षा 10 में। अगर आप कक्षा 12 में है तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएंगे। और भाई अगर आप लोग कक्षा 10 में हैं और साथ में अगर आप डॉक्टर मनोहर रे एनसीईआरटी बुक की सभी सवाल लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं और पूरी प्रश्नावली पूरी लाइन से चाहते हैं, तो उसके लिए भी ऑलरेडी हमने एक लिस्ट बनाया है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।